गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बलवंत सिंह, बीएस ज्योग्राफी क्लासेज सीकर। दोस्तों, पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास ली थी मैंने, शायद 2 या 3, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो आपको देखने चाहिए। यानी कि ऐसे क्वेश्चन थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में पीछे आए हुए हैं। तो दोस्तों, उससे पीछे हमने एक क्लास और ली थी, यानी कि 3 वीडियो क्लास को छोड़ के पिछली चौथी क्लास थी, वो शायद मेरे हिसाब से थी एस्किमो जनजाति के बारे में। विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित हम कुछ से शुरू किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति का बाकी बचा हुआ जो अध्ययन है वो आज करेंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक अपने YouTube चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। यदि क्लास आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर भी करें। और दोस्तों, आपने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन आपने जो बेल आइकन का बटन आता है, घंटी का जो बटन आता है, वो नहीं दबा रखा है। यदि नहीं दबा रखा है तो उसको भी आप ऑन कर लें, जिससे कि अपनी हर क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। चलो दोस्तों, इस वीडियो क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। वीडियो क्लास को पूरा देखिए, कुछ समझ में आएगा, मज़ेदार क्लास होगी अपनी। और यहाँ हम पढ़ने वाले क्या है वो देख लें कि एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है, उनका निवास क्षेत्र कहाँ है, वो हमने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ लिया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जैसे कि कयाक क्या है, तिमियाक क्या है, अनुहाक क्या है, आरपुन क्या है, और उतोक क्या है, माऊपाक क्या है, इतुरपाक क्या है, इग्लू क्या है, सलेज क्या है, कार्मिक क्या है और कर्मिक क्या है। कार्मिक और कर्मिक दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। किसे कहते हैं कार्मिक, किसे कहते हैं कर्मिक, किसे कहते हैं मुक्लुक्स। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में। चलो क्लास शुरू करते हैं। यहाँ हम पढ़े पिछली वीडियो क्लास में एक शायद चौथी पिछली क्लास है, तो उसमें पढ़ा था हमने एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है ये हमने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ लिया था, यानी कि एस्किमो जनजाति पार्ट 1 में। आज हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति पार्ट 2। तो देखते हैं, यहाँ देखेंगे कि पिछली वीडियो क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, छोड़ा था जो लास्ट पॉइंट था अपने, यानी कि एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ना है। यानी कि एस्किमो जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें आज पढ़ना है। एस्किमो जनजाति का जीवन यापन करने के लिए उनकी जो आय होती है वो कैसे होती है, कहाँ से होती है, ये पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि ये लोग जीवन यापन कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे हम। तो जो एस्किमो के लोग हैं जो बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, ध्रुवीय प्रदेश में रहते हैं, टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, उनकी मुख्य आय का साधन क्या है, यानी कि अपना जीवन कैसे चलाते हैं। तो दोस्तों, एस्किमो जो लोग होते हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए उनके पास मात्र एक ही साधन होता है, वो है शिकार। यानी कि शिकार करके ये अपना जीवन चलाते हैं। आखेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आखेट। आखेट बोल दो या शिकार। तो दोस्तों, शिकार है वो एस्किमो लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है, एकमात्र मुख्य साधन है। तो शिकार कैसे करते हैं, तो शिकार करने की इनकी कुछ पद्धतियां होती हैं। शिकार को ये बांटते हैं, जैसे शीतकालीन शिकार, शीतकालीन शिकार बोल दो या शीतकालीन आखेट बोल दो। शीतकाल में ये क्या करते हैं, आखेट। और फिर आता है बसंत काल, यानी कि बसंतकालीन आखेट या शिकार बोलें आप। तो इसी प्रकार एक तीसरा बनता है इनका ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकाल में क्या करते हैं, ग्रीष्मकालीन आखेट। आखेट बोलो या शिकार बोलो एक ही बात है, लेकिन इनका ये मौसम के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है, शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट, ग्रीष्मकालीन आखेट। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केवल पहले पढ़ेंगे हम शीतकालीन आखेट के बारे में। एस्किमो लोग हैं वो शीतकालीन आखेट कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं।
तो दोस्तों आपको पता है कि जो एस्किमो लोग रहते हैं वो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं और वो आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। मुख्यतः शीतकाल में एक प्रकार की मछली होती है सील मछली का ये शिकार करते हैं। सील जो मछली होती है ये सील मछली का शिकार करते हैं और शिकार करने की 2 विधियां हैं इनकी। शीतकालीन में भी इनकी 2 विधियां हैं। शीतकालीन जो आखेट करते हैं सील मछली का तो उसकी 2 प्रकार की विधि है। एक तो हम जानते हैं माऊपाक विधि, एक को बोलते हैं माऊपाक विधि और दूसरी विधि को हम जानते हैं इतुरपाक विधि। तो दोस्तों यहां दोनों विधि एक साथ हम नहीं देख सकते, पहले हम देखेंगे माऊपाक विधि। यहां ले लेते हैं माऊपाक विधि को। माऊपाक विधि, ये जो माऊपाक विधि है ये एस्किमो लोग शीतकाल में करते हैं, यानी कि शीतकालीन आखेट की इनके ये विधि है एक। तो देखते हैं माऊपाक विधि। माऊपाक विधि में क्या होता है? माऊपाक विधि में सील मछली का शिकार करते हैं दोस्तों। माऊपाक विधि में ये लोग क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे पर जाते हैं। समुद्र के किनारे पर मछलियां सांस लेने के लिए आती है और वहां बर्फ जमी भी रहती है और उस बर्फ के नीचे झील होती है, बहुत बड़ा समुद्र होता है। तो ये लोग समुद्र किनारे पे पहुंचते हैं। वहां समुद्र किनारे पर पहुंचकर ये एक छिद्र करते हैं, एक छेद करते हैं। बर्फ के अंदर बर्फ होती है, 2-2.5 मीटर मोटी बर्फ होती है। उस बर्फ के अंदर ये क्या करते हैं, एक जैसे मान लीजिए ये इनका समुद्री किनारा है यहाँ और ये इनके यहाँ रहने का स्थान है। तो ये यहाँ आते हैं समुद्र किनारे पर यहाँ ये एरिया के अंदर आसपास बर्फ जमी रहती है। तो ये लोग इस बर्फ के ऊपर यहाँ आते हैं और एक छेद करते हैं और उस बर्फ के अंदर छेद करके रखते हैं नीचे, जबकि बर्फ के नीचे जल होता है और मछलियां जो होती है वो इस छेद के कारण, सांस लेने के कारण इसके आसपास आती है, क्योंकि यहाँ इनको कुछ दिखाई देता है, पता चलता है कि छिद्र है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो एस्किमो लोग होते हैं वो इस छिद्र के अंदर एक अड्डी लगाते हैं, एक लंबी अड्डी लगाते हैं, जो हो सकता है रेंडियर की टांग हो या अन्य किसी जानवर की, जैसे कैरिबो की लंबी अड्डी होती है, उसको इस छिद्र के अंदर डाल देते हैं। तो जो मछलियां आती है नीचे से तो इस अड्डी को खाने का प्रयास करती है तो ये अड्डी हिलने लगती है। एस्किमो लोग क्या करते हैं, एस्किमो लोग इस छिद्र के पास बैठे रहते हैं। एस्किमो लोग यहाँ बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं किसका, इस अड्डी के हिलने का। दोस्तों यहाँ ये लोग इंतजार करते हैं कि कब अड्डी हिले और इनके हाथ में एक भाला होता है, भाला नुमा एक हथियार होता है तिकोना आगे से, जिसको जानते हैं हार्पून के नाम से। हार्पून एक यानी कि 1.2 से लेकर 1.5 मीटर लंबाई का एक भाला होता है, जिसे बोलते हैं हार्पून भाला। तो ये हार्पून हाथ में लिए रखते हैं और इस छिद्र के पास बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब नीचे मछली आए और हड्डी को खाए, कब हड्डी हिले। कहने का मतलब यहाँ बैठे बैठे ये इंतजार करते हैं और उस इंतजार के समय उनके मन में एक गाना भी आता होगा, यानी कि जैसे काफ़ी लंबा टाइम हो गया तो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, फिर इनके दिमाग में कौन सा गाना चलेगा आप ही बता सकते हैं, यानी कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो ऐसा विचार शायद इनके मन में होगा, सोचते हैं। और जब इनकी जो सपनों की रानी है, जो सील मछली है, वो आती है, नीचे से हड्डी को चबाने की कोशिश करती है, तो ऊपर से हड्डी हिलने लग जाती है और हिलते ही इन लोगों को जो यहाँ इसका इंतजार करते हैं उनको पता चल जाता है कि हड्डी हिल रही है। इसलिए इस भाले से ये ज़बरदस्त प्रहार करते हैं इस छिद्र के अंदर, जो नीचे मछली होती है उसके आर पार इनका भाला पार हो जाता है और ये लोग यहाँ बर्फ़ हटाकर इस मछली को बाहर निकाल लेते हैं और इसको अपने घरों में ले जाते हैं और ये इस मच्छी के भोजन के रूप में कई दिन तक इसको काम में लेते हैं। दोस्तों इन लोगों ने कई मिनटों या कई घंटे तक यहाँ इंतजार किया था
तो इस विधि को कहते हैं माउपाक, माउपाक विधि। कौन सी विधि? माउपाक विधि कहते हैं। कहने का मतलब माउपाक का शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है प्रतीक्षा करना। माउपाक का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। माउपाक जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। तो यहां आप देखते हैं कि इस प्रकार एक छिद्र वाली जो पद्धति होती है इनको मछली पकड़ने वाली इनकी, उसको हम माउपाक विधि बोलते हैं। और माउपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, क्योंकि ये लोग यहाँ बैठे बैठे इस मछली का क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, इसलिए इस विधि का नाम पड़ा माउपाक विधि। दोस्तों एक बार फिर से आपको समझ में आ गया होगा कि माउपाक विधि क्या है। यानी कि ये एक छिद्र वाली विधि है। ये एस्किमो लोग हैं, वो बर्फ का जो ढेर होता है, क्षेत्र होता है, उसमें जाते हैं और वहाँ जाकर ये छेद करते हैं। वहाँ रेंडियर की हड्डी या फिर कैरिबो की हड्डी लगाते हैं, नीचे से मच्छी आती है, उसको चबाने की कोशिश करते हैं, ऊपर से हड्डी हिलने लग जाती है और ऊपर बैठे हुए जो एस्किमो लोग उनको पता चल जाता है कि नीचे मच्छी आ चुकी है, तो वो हार्पून भाले से ज़बरदस्त प्रहार करते हैं, जो कि मछली के आर पार हो जाता है और बर्फ हटाकर इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ आपको पता चला कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, माउपाक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मैंने अभी बताया था। शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। किसकी प्रतीक्षा करते हैं? मच्छी की प्रतीक्षा करते हैं, तो प्रतीक्षा करना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। हाँ दोस्तों, इसके अंदर आप और ध्यान रख सकते हैं कि एक और विधि है, एक और विधि है जिसको हम जानते हैं इतुरपाक विधि। ये जो हमने पढ़ी, ये हमने पढ़ी माउपाक विधि, अब पढ़ेंगे इतुरपाक विधि। इतुरपाक विधि क्या है इसके बारे में और देख लेते हैं। इतुरपाक विधि ये 2 नंबर पर है, जो शीतकालीन विधि है। चलो देखते हैं। और यहाँ देखेंगे कि माउपाक विधि हमने देख लिया, एक छिद्र वाली विधि है। और यहाँ इतुरपाक, इतुरपाक विधि, इतुरपाक विधि किसे कहते हैं, कैसी होती है? दोस्तों ये भी क्या होती है? एस्किमो लोगों की शीतकालीन विधि होती है, आखेट करने की शीतकालीन विधि होती है इतुरपाक। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है ये लोग समुद्री किनारे पर, वैसे ही जैसे कि माउपाक विधि में जाते हैं, इसमें अंतर होता है कि इसमें 2 छिद्र होते हैं। ये लोग बर्फ पे जाके 2 छिद्र करते हैं। उस विधि में 1 छिद्र था और इस विधि में ये करते हैं 2 छिद्र, 1 छिद्र वाली। तो 2 छिद्र करते हैं ये लोग। एस्किमो लोग क्या करते हैं? समुद्री किनारे पे जाके, तो वहां पर जो मान लेते हैं ये समुद्री किनारा इनका, तो ये समुद्री किनारे पर जाके 2 छिद्र बनाते हैं, पास पास में ही 2 छिद्र बनाते हैं। जितनी मोटी बर्फ होती है उसको पार कर देते हैं ये। और नीचे जो मछलियां होती है, नीचे जल भरा होता है, क्योंकि ऊपर की बर्फ है, ऊपर का पानी वो बर्फ के रूप में जम जाता है शीतकाल में। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 छिद्र बना लिए इन्होंने। तो ये एस्किमो लोग यहाँ 2 छिद्र, दोनों छिद्रों के पास बैठ जाते हैं। इनके हाथ में वो ही हार्पून भाला होता है, काफी लंबा चौड़ा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक छिद्र में से दाना डालते हैं, यानी कि चारा डालते हैं मच्छी का, मछलियों का कोई भी भोज्य पदार्थ मान लीजिए, वो एक छिद्र से ये दाना डालते हैं। और दूसरे छिद्र पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो एस्किमो होता है, वो ध्यान रखता है इस छिद्र में से, जब यहाँ से मछली इधर आएगी इस छिद्र के दाने खाने के लिए, तो आसपास में जो मच्छी आई है इस दाने खाने के लिए, तो दूसरे छिद्र से उसको देखते हैं लोग भी मच्छी यहाँ आई है या नहीं आई। जब दूसरे छिद्र से इनको मछली दिखाई देती है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, संकेत करता है कि मच्छी आ चुकी है। ये व्यक्ति संकेत करता है, संकेत करते ही इधर जो बैठा होता है व्यक्ति, वो जबरदस्त भाले से यानी कि हार्पून से प्रहार करता है इसी छेद के अंदर, और इसके पास भी होता है। तो दोनों तरफ से ये जबरदस्त प्रहार करते हैं, नीचे जो मच्छी आती है और उसके आर पार हो जाता है वाला, और इसको यहाँ से बर्फ हटाकर इस मछली को ये यहाँ से निकाल लेते हैं। दोस्तों इस विधि में 2 छिद्र हैं,
तो इसको कहते हैं इतुरपाक विधि। एक छिद्र वाली होती है उसको कहते हैं माओपाक विधि। तो दोस्तों ये तो थी अपनी दो विधियां। कौन सी विधियां थी? शीतकालीन विधि। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक अन्य विधि। यहां हमने पहले लिखा था यानी कि शीतकालीन विधि, बसंतकालीन विधि और शीतकालीन शिकार या आखेट, ग्रीष्मकालीन आखेट और बसंतकालीन। तो अब देखते हैं ये दो विधियां देख ली हमने, माओपाक और इतुरपाक, जो कि शीतकालीन, ये दोनों जो विधियां थी ये क्या है? शीतकालीन शिकार या आखेट था इनका। शीतकालीन आखेट में माओपाक और इतुरपाक। अब हम दूसरा देखते हैं दोस्तों, बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट में देखते हैं। बसंतकालीन आखेट जब मार्च का महीना होता है दोस्तों, मार्च के महीने में कुछ मछलियां होती है समुद्र की, वो समुद्र किनारे पर आती है, सांस लेने के लिए हम बोल लीजिए या धूप सेकने के लिए आती है। इस एरिया में इन मछलियों की गतिविधियां बढ़ जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं? एस्किमो लोग इस बसंत काल में खुले समुद्र के अंदर ये इन मछलियों का शिकार करते हैं। खुले समुद्र के अंदर इन मछलियों का शिकार एक छोटी नाव जो कि सील मछली के चमड़े से बनी होती है, जिसको कयाक बोलते हैं, या फिर जो कुत्ते होते हैं, ध्रुवीय कुत्ते होते हैं, उन ध्रुवीय कुत्तों के सहयोग से ये शिकार करते हैं बसंत काल में। तो इसमें होता क्या है? पहले तो मैं बताऊंगा कि जो बसंतकालीन जो विधि होती है, बसंतकालीन जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? उतोक बोलते हैं। उतोक विधि। ये उतोक विधि बसंत काल में होती है, यानी कि मार्च माह में शुरू होता है ये। तो ये उतोक विधि के अंतर्गत क्या होता है, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके पास एक छोटी नाव होती है, जो नाव बनी होती है सील मछली की चमड़े से बनी हुई एक नाव होती है छोटी। उसके अंदर ये लोग बैठते हैं, थोड़े दूर समुद्र में जाते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं खुले समुद्र के अंदर। इनके हाथ में एक भाला होता है, जिसे हम पढ़े थे कि हार्पून बोलते हैं उसको, हार्पून। तो छोटा इसके हाथ में हार्पून होता है। ये हार्पून इनके हाथ में होता है, लेकिन एक रस्सी से बंधा होता है, धागे से बंधा होता है जो भाला। तो ये समुद्र के अंदर जाते हैं, जहां इनको मच्छी दिखाई देते हैं इस भाले को फेंक के मारते हैं। जो भाला एक धागे यानी कि तांत से जुड़ा होता है, धागे से जुड़ा होता है, और मछली के अंदर भाला चुभने के बाद उस धागे को खींचकर या तांत को खींचकर, रस्सी को खींचकर वो अपनी तरफ लेते हैं और मच्छी को पकड़ के नाव में डाल लेते हैं। तो ये विधि इनकी है, वो कहलाती है उतोक विधि कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? उतोक विधि या बसंतकालीन विधि, यानी कि बसंत काल में ये विधि होती है। इसमें क्या होता है? कयाक का नाम याद रखना आपको। कयाक, मैंने कहा था ना कि छोटी जो नाव होती है, जो छोटी नाव होती है जिसके माध्यम से खुले समुद्र में बसंत काल में शिकार करते हैं, तो इस नाव का नाम होता है कयाक। इस नाव का नाम होता है कयाक, जो कि सील मछली के चमड़े से बनी होती है। सील मछली के चमड़े से बनी होती है। कयाक क्या है? सील मछली के चमड़े से बनी हुई छोटी नाव होती है, जिसको ये बसंत काल में शिकार करने के काम में लेते हैं, और इस विधि को उतोक नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, इसके बाद में हमने पढ़ लिया शीतकालीन आखेट और हमने पढ़ लिया बसंतकालीन आखेट। अब हम ग्रीष्मकालीन आखेट और देख लेते हैं, यानी कि एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन आखेट या शिकार। ग्रीष्मकालीन जो आखेट होता है इनका, उसको देखते हैं। ग्रीष्म काल में क्या करते हैं ये लोग? ज्यादातर क्या है ग्रीष्म काल के अंदर, जैसे कैरिबो है, रेंडियर है, ध्रुवीय भालू है, खरगोश है, बतख है, छोटे मोटे जीव जैसे चिड़ियां हैं, इनका शिकार भी करते हैं। छोटे स्थानीय जीवों का ये शिकार करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, और ये टेंट बना कर रहते हैं, जिसको आगे हम स्थानीय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये होगी अपनी कौन सी विधियां होगी? शीतकालीन विधि हो गई,
बसंतकालीन हो गई, ग्रीष्मकालीन में हो गई। ग्रीष्मकालीन में क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रीष्म काल में ये जो शिकार करते हैं, किन का करते हैं, केरीबू। केरीबू क्या होता है, केरीबू होता है बारहसिंगा, बारहसिंगा हिरण होता है जिसको ये केरीबू बोलते हैं। और रेंडियर, रेंडियर एक बड़ा जानवर होता है जिसको ये पालते भी हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है रेंडियर। खरगोश, खरगोश का शिकार करते हैं। बतख, छोटी चिड़िया, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू आदि का ये शिकार करते हैं। ये ग्रीष्म काल में करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए सील मछली का ये शिकार करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि सील मछली, सील मछली का इनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। लोगों के जीवन में क्या महत्व होता है, यहाँ देखेंगे सील मछली का एस्किमो लोगों के जीवन में महत्व है। मैं सीधा लिखता हूं, सील मछली का महत्व है। ये किन के लिए है, एस्किमो के लिए, एस्किमो के लिए है, न कि अपने लिए। चलो देखते हैं सील मछली का इनके जीवन में ज़्यादा महत्व क्यों होता है। दोस्तों सील मछली की जो खाल होती है वो वस्त्र बनाने के काम में आती है, टेंट के तंबू बनाने के, तंबू के टेंट या टेंट के तंबू बनाने के लिए काम में आती है, और कपड़े बनाने के लिए। चलो देखते हैं सील मछली का महत्व है। सील मछली क्यों है, एक तो इनके भोजन में मांस के लिए, भोजन में मांस के लिए महत्व है। दूसरा है दोस्तों सील मछली की जो खाल होती है, खाल से वस्त्र बनते हैं, वस्त्र बनाने के लिए, यानी कि सील मछली की खाल होती है ना, उसके वस्त्र बनाते हैं। तीसरा लिख सकते हैं हमें, यानी कि खाल से ये नाव बनाते हैं, नाव बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए। चौथा हम महत्व लिख सकते हैं कि सील मछली की खाल से और क्या बनता है, इनके टेंट यानी कि तंबू बनते हैं। सील मछली की खाल से तंबू बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए सील मछली की खाल को काम में लेते हैं। पांचवा पॉइंट एक और लेते हैं हम, यहाँ देखते हैं कि सील मछली की जो चर्बी होती है, सील मछली की जो चर्बी होती है, इस चर्बी को ये लोग चर्बी को प्रकाश करने के लिए जलाते हैं। तो जलाने के लिए सील मछली की चर्बी अधिक होती है, उस चर्बी को ये एक दीपक में डालकर प्रकाश करने के लिए जलाते हैं और ऊष्मा भी प्राप्त करते हैं, उससे गर्मी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं जो सील मछली होती है उनकी हड्डियां होती है, उनकी हड्डियों से ये अपने ग्रीष्मकालीन घर बनाते हैं, घर बनाते हैं, या फिर सलेज गाड़ी भी बनाते हैं। गाड़ी बनाने के लिए एक और महत्व है इनके लिए, लिख देता हूं मैं यहाँ, यानी कि जो सील मछली होती है उनकी खाल से तांत बनाते हैं, तांत बनाने के लिए। तांत क्या होता है, पतले धागे होते हैं जिनसे रस्सियां बनाते हैं लोग। तांत यानी कि वहाँ के जो वस्त्र बनते हैं तो तांत से बनते हैं, इसलिए ये सील मछली की जो खाल से पतले पतले धागे से काट कर उसको तांत के रूप में काम में ली। इनके जीवन में सील मछली का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये इतने महत्व मैंने लिख रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों बसंत काल में हमने पढ़ लिया सील मछली का महत्व पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यानी कि भोजन के बारे में, एस्किमो लोगों के भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि एस्किमो लोगों का भोजन क्या होता है। आपको पता है कि एस्किमो लोगों का जो मुख्य क्रियाकलाप है वो शिकार करना है,
तो एस्किमो लोगों का जो मुख्य भोजन होता है वो देखते हैं क्या होता है। यहाँ लिखेंगे हमें एस्किमो का भोजन। एस्किमो के भोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एस्किमो लोगों का मुख्य जो भोजन होता है वो होता है कच्चा मांस। ये लोग मुख्य रूप से कच्चे मांस को ही खाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर, यही इनका मुख्य भोजन होता है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कच्चे मांस में किसका ज़्यादा काम में लेते हैं, ये सील मछली का मांस, सील का और व्हेल, सील मछली का, व्हेल मछली का और सी लोयन, ये जो मछलियाँ होती है इनका ये ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि ये मछलियाँ बड़ी होती है। बड़ी मछलियों का भोजन कई दिनों तक चलता है इनके लिए, बर्फ क्षेत्र होने के कारण ये खराब नहीं होता है। हाँ, कई बार ये क्या करते हैं, छोटी मछलियों का भी भोजन करते हैं। छोटी जो मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियों का भी भोजन करते हैं। इनके अलावा ये कैरिबो, जो एक 12 सींगा हिरण होता है, कैरिबो को अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। पीछे हमने पढ़ा था खरगोश और बत्तख, छोटी चिड़िया, ध्रुवीय भालू, तो इनको ये क्या लेते हैं, अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो मुख्य रूप से इनका भोजन है वो कच्चा मांस है। और इस प्रकार की जो जीव जंतु जानवर है, ज़्यादातर समुद्री जो जीव होते हैं, समुद्री जीव जो स्तनधारी होते हैं, उनका ये ज़्यादा भोजन करते हैं। भोजन के बाद देखते हैं दोस्तों एस्किमो लोगों के वस्त्र। एस्किमो के वस्त्र देखते हैं, वस्त्र यानी कि इनका पहनावा, इनका कपड़ा। ये देखते हैं इनके कपड़े किसके बने होते हैं, थोड़ा गौर से सुने दोस्तों। मैंने यहाँ कैरिबो नाम लिखा था। कैरिबो एक प्रकार का 12 सींगा यानी कि हिरण होता है। तो इनके जो वस्त्र होते हैं मुख्य रूप से तो कैरिबो के खाल से बने होते हैं। कैरिबो की खाल से बने होते हैं, क्योंकि ये जो कैरिबो की खाल होती है, ये जो सील मछली की खाल है उसकी अपेक्षा अधिक गर्म होती है और हल्की होती है। यानी कि कैरिबो की जो खाल होती है वो सील मछली की खाल से अधिक गर्म रहती है और हल्की भी रहती है। इसलिए ज़्यादा तो एस्किमो लोग हैं वो ज़्यादातर कैरिबो की खाल के वस्त्र बनाते हैं। तो यहाँ वस्त्र होते हैं ये महिलाएं बनाने का काम करती है। वस्त्रों का बनाने का काम कौन करती है, महिलाएं। यानी कि इनकी जो महिलाएं होती है वो वस्त्र बनाने का काम करती है, वस्त्रें बनाने का काम करती है, बनाने का कार्य करती है। और एक और विशेषता है, यानी कि इनकी जो स्त्रियां होती है, स्त्री और पुरुष, स्त्री व पुरुष के वस्त्र, स्त्री व पुरुष के वस्त्र एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते। हमारे जैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन इन लोगों के कपड़े महिला और पुरुष दोनों के एक जैसे ही होते हैं। और वस्त्र बनाने का काम होता है वो महिलाएं करती हैं। और यहाँ देखेंगे हम कि वहाँ एक जैसा होता है, तो एक जैसे अपने जर्सी होती है, जर्सी नुमा एक वस्त्र होता है उनका, जो कि कैरिबो की खाल से बना होता है। जर्सी नुमा बाहेदार एक वस्त्र होता है, जर्सी नुमा बाहेदार एक वस्त्र होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको तिमियाक कहते हैं, तिमियाक कहा जाता है। दोस्तों तिमियाक क्या है ये ध्यान रखना आप। तिमियाक क्या है, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ इसमें पूरा तिमियाक? तो तिमियाक क्या होता है, एस्किमो लोगों का सर्दियों में पहने जाने वाला कैरिबो की खाल से बना हुआ जर्सी नुमा एक वस्त्र होता है, जिसको तिमियाक कहते हैं। दोस्तों तिमियाक के ऊपर एक और वस्त्र पहनते हैं, जैसे हम कोट पहनते हैं स्वेटर के ऊपर, वैसे ये लोग तिमियाक के ऊपर एक अन्य कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उसको हम बोलते हैं अनोहाक।
ये जो नीचे पहनने वाला वस्त्र होता है इसको तिमियाक बोलते हैं, और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं, अनुहाक कहा जाता है। फिर से देखिए एक बार बोर्ड की तरफ गौर कीजिए, यहाँ क्वेश्चन आया आपके दिमाग के में, देखते हैं भी किसको क्या कहते हैं, तिमियाक। तिमियाक क्या होता है, एक वस्त्र होता है जो कि कैरिबो की खाल से बना होता है। ये क्या होता है, जर्सीनुमा बाहेदार जो वस्त्र होता है, ये इसको लोग तिमियाक बोलते हैं। लेकिन तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला एक अन्य वस्त्र होता है, जिसको कहते हैं अनुहाक। बस अनुहाक और तिमियाक, यहाँ दो शब्दों पे आपको करना है गौर, यानी कि एक तो करना आपको तिमियाक अंदर पहनने वाला जर्सी, और जर्सी के ऊपर हम कोट पहनते हैं, तो जर्सी के यानी कि तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको बोलते हैं अनुहाक। यहाँ क्वेश्चन बनते अनुहाक क्या है और तिमियाक क्या है। दोस्तों ये तो कैरिबो की खाल से बने होते हैं, लेकिन कुछ वस्त्र शीतकाल में पहनने के लिए इनके जो ध्रुवीय बालू होते हैं उनके समूर और तांत से बने हुए वस्त्र भी होते हैं जो कि काफ़ी गर्म रहते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखते, इनका भोजन देख लिया हमने, एस्किमो लोगों का भोजन देख लिया, उसके बाद में हमने इनका जो वस्त्र है वो देख लिया। अब देखते हैं कुछ अन्य, देखते हैं निवास ग्रह, इनके निवास ग्रह यानी कि एस्किमो के निवास ग्रह, इनके घर कैसे होते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं इनके घर, जैसे 3 प्रकार से देखेंगे हम। एक तो होता है शीतकालीन घर, इनके जो शीतकालीन घर होते हैं, शीतकाल यानी कि सर्दियों के अंदर शीतकालीन घर बोल दिए या निवास गृह बोल दिए, जिसको हम बोलते हैं इग्लू। इग्लू क्या है, एस्किमो का शीतकालीन घर है या निवास गृह है, इग्लू बोलते हैं। इग्लू होता क्या है, इग्लू होता है दोस्तों इस प्रकार, ये क्या करते हैं, कठोर जो बर्फ होती है उन कठोर बर्फ के टुकड़ों को इस प्रकार काटते हैं, और काटकर इस प्रकार ये गोलाकार जमा लेते हैं। इनको एक छोटा सा द्वार रखते हैं, इस प्रकार बर्फ के टुकड़ों से, ये हाथी दांत से बने हुए जो चाकू होते हैं इनके, उन चाकू से बर्फ को काटते हैं टुकड़ों के रूप में, और उन टुकड़ों से फिर एक प्रकार का ये घर बनाते हैं छोटा, जो इग्लू कहलाता है, बर्फ का बना हुआ होता है। और इग्लू के अंदर इतनी ठंड होती है, उसको थोड़ी गर्मी बनाए रखने के लिए नीचे ये या फिर दीवार के बीच थोड़ी सी जगह छोड़कर ये इसकी रेंडियर की खाल या फिर ध्रुवीय बालों की खाल को रखते हैं, जिसके अंदर थोड़ी गर्मी बनी रहे। तो ये होता है दोस्तों यानी कि बर्फ के घर, बर्फ के जो घर होते हैं उनको इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। दोस्तों ये होता है इनका कौन सा, ये होता है शीतकालीन। तो इनके बाद में जब हम देखते हैं कि लोग शीतकाल के बाद जो अपने घर बनाते हैं या उसमें ये क्या करते हैं कि 5 से 6 फीट भूमिगत मकान होता है। 5 से 6 फीट तो भूमिगत होता है, 2 से 3 फीट ऊपर निकला होता है, 2-3 फीट ऊपर उठा हुआ, इस प्रकार ये इस तरह। तो नीचे गहराई में 5-6 फुट, ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ, जो रेंडियर की हड्डी से या फिर त्रिपाल से, खाल से बना हुआ घर होता है इनका, तो इसको बोलते हैं कर्मक। दोस्तों बर्फ के जो घर होते हैं उनको बोलते हैं इग्लू। और इस प्रकार से यानी कि 5 से 6 फीट भूमिगत गहराई में खुदा हुआ अंडरग्राउंड, और 2-3 फीट ऊपर उठा हुआ, और ऊपर इनकी छत होती है वो सील मछली की हड्डी या व्हेल की हड्डियों से या फिर रेंडियर की हड्डियों से या खाल तंबू से इनकी जो छत बनी होती है। इस प्रकार के घर को ये बोलते हैं, इस प्रकार के घर को बोलते हैं कर्मक। कर्मक होता है। कर्मक क्या होता है, फिर से देखिए,
कर्मक क्या होता है? एस्किमो का ग्रीष्मकालीन या बसंतकालीन घर, बोलिए ग्रीष्मकालीन या बसंतकालीन घर जो 6-7 फीट तो नीचे दबा होता है भूमि के अंदर गहरा खड्डा खोद के, और ऊपर 2-3 फीट निकला होता है लकड़ियों से, यदि वहाँ पर्याप्त हो तो, या फिर सील मछली, व्हेल मछली, या फिर रेंडियर की हड्डियों से, और इनकी खाल से तंबू के ऊपर की इनकी छत बनी होती है। इस प्रकार के मकान को या घर को ये क्या कहते हैं? कर्मक कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल जब गर्मी आ जाती है तो गर्मियों में ये लोग क्या करते हैं? खुले के अंदर तंबू बनाकर भी रहते हैं। इसके बाद देखते हैं, तो दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया? एस्किमो के भोजन के बारे में पढ़ा, फिर उनके वस्त्र के बारे में पढ़ा, अब इनके घरों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं समाज व संस्कृति, यानी कि इन लोगों का समाज कैसा होता है, संस्कृति कैसी होती है। चलो देखते हैं। समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति में देखेंगे हम कि ये जो लोग होते हैं, एस्किमो जो लोग होते हैं, ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं। क्या करते हैं कि इनके छोटे छोटे समूह होते हैं, उन समूह के अंदर ये रहते हैं और ये घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। घुमक्कड़ जीवन जीते, घुमक्कड़ जीवन का मतलब होता है ये घूमते फिरते रहते हैं, इनका कोई स्थायी एक घर नहीं होता, और ये आदिम ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि आदिम प्राचीन संस्कृतियां हैं वो इनके साथ है। और दोस्तों इनके समाज के अंदर पितृवंशीय समाज होता है, यानी कि पितृ यानी कि पितरवंश, पितर यानी कि पिता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इनके समाज के अंदर बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है, यानी कि बहुपत्नी का मतलब एक पुरुष है वो अनेक पत्नियां रख सकता है। और ये जो एस्किमो लोग होते हैं ये समाज के अंदर जादू टोनों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, यानी कि ये झाड़ फूंक जादू टोने जो ओझा होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। और दोस्तों ये जो लोग होते हैं ये एल्यूट भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट भाषा बोलते हैं। जो बूढ़े और अशक्त व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर शीतकाल में आत्महत्या करते हैं। अब पढ़ते हैं इनके बारे में, समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति, यहाँ देखिए एस्किमो लोगों की जो समाज कैसा होता है, मैं 2-4 इनकी विशेषता लिख देता हूँ कि ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं। क्या रहते हैं? ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, समूह में रहते हैं। इनके छोटे छोटे दल होते हैं। अगली इनकी विशेषता लिखते हैं कि ये लोग घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं। घुमक्कड़ का मतलब ये घूमते रहते हैं, इनका जीवन घुमक्कड़ होता है। घुमक्कड़ का मतलब ये एक जगह स्थायी घर बनाकर नहीं रहते, ये घूमते फिरते रहते हैं। अगली विशेषता देखते हैं कि ये लोग जो जीवन यापन करते हैं वो आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। पुरानी संस्कृतियों को साथ में लेके चलते हैं। और इनके समाज में अन्य कुछ विशेषता होती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ये पितृवंशीय समाज को मानते हैं। यहाँ पितृवंशीय समाज होता है। इनमें पितृवंशीय समाज का अर्थ होता है दोस्तों कि इनका जो झुंड होता है, इनका जो समूह होता है, उस परिवार होता है, उस परिवार के अंदर ये पिता को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो पितृवंशीय इनका समाज हो गया। और इन लोगों में एक विशेषता और होती है, यानी कि यहाँ बहु का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा इनमें प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा का मतलब एक एस्किमो पुरुष है वो अपने 2, 3, 4 कितनी भी पत्नियां रख सकता है, तो इनकी ये विशेषता होती है। और दोस्तों इनके समाज की एक और विशेषता है कि ये लोग ज़्यादा है वो जादू टोनों में विश्वास करते हैं। जादू टोनों में अधिक विश्वास करते हैं।
अधिक विश्वास करते हैं। जो ओझा होता है, जादू टोना करने वाला जो ओझा होता है उसको ये क्या बोलते हैं, ओझा बोलते हैं, उनमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। और दोस्तों जो इनके बूढ़े लोग हो जाते हैं, जो एस्किमो लोग बूढ़े हो जाते हैं, वो बूढ़े और असक्त व्यक्ति, बूढ़े और असक्त, असक्त का मतलब चल फिर नहीं सकते, जो अपना शिकार नहीं कर सकते, आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। इनका आत्महत्या करने का तरीका कोई फांसी लगाना नहीं होता। इनकी आत्महत्या करने का तरीका होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जब बूढ़े और असक्त हो गए तो अपने इग्लू से, शीतकाल में अपने इग्लू से निकलकर रात को, ठंडी जब रातें होती है, बहुत ज़्यादा माइनस में तापमान होता है, तो ये लोग नंगे पैर ही घर से निकल जाते हैं। अनेक विकट परिस्थितियाँ होती है उधर, और वहाँ जाकर ये चलते रहते हैं बर्फ़ के अंदर। जब ये थकावट महसूस करते हैं, थक जाते हैं, तो अपने वस्त्र उतार रख देते हैं, अपने आप को नग्न कर देते हैं, और कुछ ही मिनटों में इनका जीवन समाप्त हो जाता है बर्फ़ के ऊपर माइनस में तापमान होने के कारण। यानी कि ये इस प्रकार से अपनी आत्महत्या भी करते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। एस्किमो लोगों का जो अगला पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम, वातावरण समायोजन। इन लोगों का वातावरण समायोजन, यानी कि ये जो ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं या टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं, तो इन लोगों ने क्या है, अपना जीवन है वो पर्यावरण के साथ वातानुकूलित कर लिया है। यानी कि इनको पर्यावरण समायोजन कर लिया इन्होंने क्या किया है, पर्यावरण समायोजन, पर्यावरण समायोजन कर लिया इन लोगों ने। कहने का मतलब जैसी परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों के अनुसार ही इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है विकट परिस्थितियों के अंदर। और दोस्तों आधुनिक काल में इन लोगों का संपर्क है वो कुछ यूरोपीय देशों से या अमेरिका के कुछ देशों से इनका आधुनिक संपर्क हो चुका है। तो इनके जीवन में भी कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे शिकार के लिए जो कयाक काम में लेते हैं, वहाँ ये स्नो स्कूटर काम में लेने लगे हैं, और तीर कमान की जगह या भाले की जगह ये बंदूक काम में लेने लगे हैं। यानी कि स्नो स्कूटर ये किसकी जगह काम में लेने लगे हैं, कयाक छोटी नाव होती है उसकी जगह आजकल ये 1960 के बाद इनका संपर्क हुआ है यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के, जैसे अमेरिका के देशों से या कनाडा के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों से। तो कयाक की जगह स्नो स्कूटर काम में लेने लगे हैं, और जो इनका हारफून होता है उसकी जगह ये छोटी बंदूक काम में लेने लगे हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन भी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे आधुनिक युग की ओर ये बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों के पास इसको शेयर भी करें। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपको बुशमैन जनजाति के साथ। ओके, धन्यवाद।